नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब हेडलाइंस। दाल पर वित्त मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। 2 से 3 घंटे में दाम घटने की उम्मीद। 2 से 3 दिन में दाम घटने की उम्मीद। अब तक 36,000 टन से ज्यादा दाल जब्त। बल्लभगढ़ हिंसा की सीबीआई जांच की सिफारिश। 4 आरोपी गिरफ्तार, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। धार्मिक ग्रंथ के अपमान पर पंजाब में विरोध प्रदर्शन जारी। लुधियाना में बीएसएफ का फ्लैग मार्च। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। गुजरात में जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव पर रोक लगाने से जुड़े अध्यादेश को बताया असंवैधानिक। और औद्योगिक श्रमिकों को केंद्र का दिवाली तोहफा। अब 3.5 की जगह 7,000 मिलेगा बोनस। कारोबारी विवादों के तुरंत निपटारे के लिए 2 अध्यादेशों को कैबिनेट की मंजूरी। और अब पहली खबर। जहां दाल की कीमतों पर काबू के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। केंद्र का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बाजार में दाल की आमद बढ़ेगी और कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। इसमें दाल के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर सख्ती बरती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां जमाखोरों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब्त दालों के बाजार में आने के बाद लोगों को राहत मिलने लगेगी। इससे पहले दिन में कैबिनेट की बैठक में भी दाल की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। पिछली बार आपको बतलाया था कि 5,000 मीट्रिक टन देश में और ला रहे हैं इंपोर्ट करके। वो सारा आ चुका है और बाजार में ऑफलोड कर दिया गया है। कई राज्य, तमिलनाडु वगैरह विशेष रूप से जहां इसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। आंध्रा भी कल के बाद से उठाने लग पड़ेगा। इससे थोड़ा होलसेल की कीमतों पे असर पड़ने लगा है और अभी तक इन रेट्स में 36,000 मीट्रिक टन दाल रिकवर हो चुकी है, जिसको कि अब मिल करके बाजार के अंदर लोड किया जाएगा और उसकी वजह से थोड़ा सा होलसेल प्राइसेस में सॉफ्टनिंग आरंभ हुई है, जो धीरे धीरे रिटेल दामों के अंदर भी आरंभ होगी। हालांकि दाल की ऊंची कीमतों से फिलहाल लोगों को राहत तो मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन राज्यों में जमाखोरों पर बढ़ती सख्ती का असर कुछ दिखने लगा है। बीते 2 दिनों में 10 राज्यों से 36,000 टन दाल जब्त की गई। दाल पर सियासत भी जारी है। मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। खुदरा बाजार में लोग अरहर की दाल 200 रुपए प्रति किलो खरीदने को मजबूर हैं। इसी का नतीजा है कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कुछ इस अंदाज में विरोध जाहिर करते दिखे। हालांकि सरकारी तंत्र दाल की कीमतों में अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटा हुआ है। जमाखोरों पर सख्ती बरतते हुए राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों में 23,340 टन दाल जब्त की गई। इनके अलावा दूसरे राज्यों में भी बड़ी मात्रा में दाल जब्त की गई है। 2,549 टन तेलंगाना में, 2,295 टन मध्य प्रदेश में, 600 टन आंध्र प्रदेश और 360 टन दाल कर्नाटक में जब्त की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दाल की जमाखोरी करने वालों पर मकोका लगाने का फैसला किया है। एक और ऊंची कीमतों की वजह से आम लोगों की थाली से दाल गायब होती जा रही है। वहीं इस पर सियासत का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने दाल के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दाल बिहार से सिर्फ संबंध नहीं रखती, अखिल भारतीय स्तर पे अनेक बीजेपी शासित प्रदेशों में आसमान और अंतरिक्ष छू रही है। बाकी दलों के नेताओं ने भी बढ़ी कीमतों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। दाल का प्रोड्यूस में सब चीज न हो गया। दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला बाजार में देखते हो कोई परचेजर है। केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय और फूड सिविल सप्लाई मंत्रालय के दोनों मंत्री पिछले 2 महीने से
पटना में हैं और सारा कामकाज दिल्ली का ठप पड़ा हुआ है मंत्रालयों का। इसके लिए सीधे तौर पर राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान जिम्मेदार। हालांकि बीजेपी ने कम उत्पादन को दाल की बढ़ती कीमतों की वजह बताया है। बीजेपी नेता तय समय पर कदम नहीं उठाने के विपक्ष के आरोपों को निराधार बताने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दाल तो एक दिन में उगता नहीं है। जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बढ़ा है, उसकी वजह से दाल की कीमत बढ़ी। इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय भंडार और सफल के काउंटर पर सस्ती दालें मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आमद बढ़ाने के लिए और 3000 टन दाल आयात करने का फैसला किया है। इससे पहले सरकारी कंपनी एमएमटीसी 5000 टन दाल का पहले से ही आयात कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण झा इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग जेएनयू में। डॉक्टर प्रवीण झा, ये बताइए सबसे पहले दाल को लेकर जो इतना बवाल खड़ा हुआ है, फिलहाल जो अभी कदम उठाने की बात सरकार कर रही है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपको लगता है 2 से 3 दिन में वाकई दाम नीचे आ जाएंगे? देखिए, थोड़ा असर होगा, बहुत ज़्यादा असर की संभावना नहीं है, क्योंकि जो स्पेक्यूलेशन वाली जो समस्या है उसके लिए कोई बहुत मजबूत तंत्र है नहीं हमारे पास। ठीक है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक राज्य में तो 23,000 टन इन्होंने जब्त किया है, बड़ी चीज़ है, लेकिन मिला जुला के जो देशव्यापी उसका जो असर होने की संभावना है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके लिए एक धारदार तंत्र हो जिससे कि आप मुनाफाखोरी और स्पेकुलेशन को कंट्रोल कर सकें। उसके साथ साथ एक बहुत पुख्ता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। हाँ, ये जड़ है। वो जड़ है। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, और दुर्भाग्य से हुआ ये है पिछले कई वर्षों में कि वो चरमरा सा गया है। कुछ राज्यों में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन मिला जुला के अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक पॉलिसी ड्रिवन वीकनिंग जिसको कहेंगे हम पीडीएस का, वो हुआ। अगर वो होगा तो फिर आप अगर एक तरफ कुछ कर भी ले पा रहे हैं, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आपने कंट्रोल किया स्पेकुलेशन पे, लेकिन जो पूरा एक आउटलेट सिस्टम जो आपका जो आउटरीच सिस्टम है वो कैसे होगा? नहीं, लेकिन जो फिलहाल जो इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं दाल को लेकर, बिल्कुल आपातकाल हो रहा है कि अभी आज जो है वो दाल पे काबू पाना होगा, कीमतें कम करनी होंगी। क्या आपको लगता है कि सरकार थोड़ा पहले कदम उठाती तो शायद हालात बेहतर हो सकते थे? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन आप 3 दिन बाद आप देखिएगा कीमतें जो है, ऐसा नहीं है कि कोई जिसको हम कहेंगे नॉर्मल रेंज कहेंगे उसमें पहुंच जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और साल भर के अंदर 200 के पार पहुंची है, इतनी जल्दी की बात भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तो शायद जो एक तो कीमतें आसमान छू रही हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ा हरकत में आए हैं लोग। उसके साथ साथ चूंकि इलेक्शन का माहौल है तो शायद उससे भी एक प्रेशर बनता है। लेकिन एनडीए के जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार आ जाती है बिहार में तो 50% दालों के दाम जो हैं वो कम हो जाएंगे। एनडीए के जो मंत्री हैं या जो भावी मंत्री थे, लोकसभा के पहले उन्होंने तो कितने सपने दिखाए, तो उसमें से क्या होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उनका ये कहना उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। डॉक्टर झा, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि दाल के दाम आसमान चढ़ रहे हैं, आम आदमी परेशान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दाल को फिलहाल सियासत से दूर रखना भी आसान नहीं है। बिहार में चुनाव है, ये समझना आपसे चाहेंगे कि राज्य सरकार जो है वो किस हद तक काबू पा सकती है अगर वो चाहे, खास जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर केंद्र की क्या भूमिका है, इसको कैसे अलग किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें चूंकि ये दोनों की मिली जुली भूमिका है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। और केंद्र जो है ऐसी स्थिति में जो एक इमीडिएट सपोर्ट जिस किस्म का प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा कुछ इमरजेंसी मेजर्स जो हैं जो उनके हाथ में हैं, उसके बारे में बातचीत की जा सकती है। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए एक छोटा सा उन्होंने फंड बनाया हुआ है, अगर प्रयास करें कि उसमें जो राशि है उसमें इजाफा किया जा सके तो उसके माध्यम से जो है राज्य सरकारों की मदद की जा सकती है। तो केंद्र के हाथ में भी कई चीज़ें हैं जो करना चाहिए। और राज्य सरकारें आयात कर सकती हैं? राज्य सरकारों के लिए आयात करना अभी भी मुश्किल काम है। तो ये जो आयात वाला काम जो है वो तो केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारों के हाथ में
मूलतः जो स्पेक्यूलेशन वाली बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो और जमाखोरी को भी कुछ हद तक वही बचाया मैं जा कह रहा हूँ, सके, कुछ जो स्पेकुलेशन का जमाखोरी- जी, जिक्र जी, किया जी। आपने। तो अगर इन दोनों को वो एड्रेस कर सकें तो थोड़ा असर हो सकता बेहतर है। होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण झा। तो ये खबरें देखकर अगर आप ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद 2-3 दिन में दाल के दाम कुछ कम हो जाएंगे या सब्सटेंशियली कम हो जाएंगे, तो फिलहाल डॉक्टर प्रवीण झा की राय के मुताबिक ऐसा बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी आपके लिए शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या दिशा और दशा होगी भारतीय राजनीति की? काफी हद तक ये बिहार का चुनाव तय करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार कमोबेश संदर्भ वही है और मुद्दे भी मोटे तौर से वही हैं। उसके लिए आवास, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सबको हम मुहैया करें, साफ पानी। कभी लफ्ज जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी दादरी के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर मुद्दों को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया। बथानी टोला का इंसाफ नहीं मिला तो सरकार जिम्मेदार है। इसका डीप क्या है? व्हाट इज द डीप? FIR कैसे लॉजी? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना की CBI जांच होगी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। गुर्जर फरीदाबाद से बीजेपी सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी और जितेंद्र की पत्नी का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। देखिए, आज परिवार की तरफ से 3-4 प्रमुख मांगे थी। एक तो इस केस को CBI को दिया जाए, वो हमने मान ली है और सरकार से हम आदेश करेगी उसके बारे में। और दलित बच्चों को जिंदा जलाने के खिलाफ आज उग्र प्रदर्शन भी हुए। आक्रोशित लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहीं हरियाणा सरकार ने 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को हाजिर होने को कहा है। बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में 2 दलित बच्चों को जलाकर मारने का विरोध तेज होता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने बुधवार को दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया, जिसे खत्म कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले प्रदर्शनकारियों और फिर सुनपेड़ गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने वालों में CPM नेता वृंदा करात, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी इसे हरियाणा की बीजेपी सरकार की विफलता बताया। This is an attitude. This is an attitude shared by the Prime Minister and the Chief Minister of the state and the entire BJP and the RSS. The attitude is that if somebody is weak, he can be crushed. That is the attitude. This is what you are seeing is the result of this attitude. कैसे हो सकता है कि 2 बजे रात को पुलिस वाले नहीं हैं और जिन्होंने आके ये सब इतना बड़ा अपराध किया उनको पहले जानकारी होगी, तभी तो ये हुआ है। उनको पता था कि पुलिस नहीं है। केंद्र सरकार ने भी इस घटना को बर्बर करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है। वहीं मृतक बच्चों के पिता जितेंद्र ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद उन्हें मदद नहीं मिली। मैं तो नहीं गया था, मेरे अंकल गए थे वहाँ पे, उन्होंने कह दिया जाओ, उनके 3 मर गए, जब तुम्हारे मर जाए जब आना यहाँ पे। उधर हरियाणा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वारदात वाली रात पीड़ित परिवार की सुरक्षा से गायब रहने वाले पुलिसकर्मियों और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात की जांच SIT को सौंप दी गई है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सारे मुद्दों पर देखेगी, तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करके जो सच्ची कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अंजाम देगी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये वारदात सोमवार रात हुई थी। आरोप है कि गांव के दबंगों ने जितेंद्र, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दोनों बच्चों की मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
खबर हरियाणा के बाद पंजाब से, जहां धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का विरोध जारी है। राजधानी चंडीगढ़, लुधियाना समेत कई जिलों में आज भी प्रदर्शन हुए। वहीं शांति बनाए रखने के लिए लुधियाना में बीएसएफ ने फ्लैग मार्च किया। केंद्र सरकार ने 10 अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पंजाब भेजी हैं। इन्हें लुधियाना के अलावा अमृतसर, तरनतारन और जालंधर में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि इन वारदातों के पीछे देश के भीतर और बाहर की ताकतें लगी हैं। इन्हें जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का इस्तीफा मांगा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दादरी कांड के सुनियोजित होने की आशंका जताई है। आयोग ने नेताओं के भाषणों को भी माहौल बिगाड़ने वाला बताया। आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने कुछ दिन पहले दादरी में बिसहाड़ा गांव का दौरा किया था। इस गांव में बीफ खाने की आशंका में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। टीम ने स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार की। गांव वालों ने घटना पर दुख जताया और अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक दादरी में इस हत्या के बाद भी 2 बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। हम कह रहे हैं कि उसके पीछे और कुछ रहा है, अब है क्या वो देखने की जरूरत है। मगर हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एज द माइनॉरिटीज कमीशन हमारे सामने ये चीजें आ रही हों और पिछले कई महीनों में आप सबको मालूम है कि ये हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर आज राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब तारीखों पर चर्चा के लिए कैबिनेट कमेटी की 26 अक्टूबर को बैठक होगी। पीटीआई के मुताबिक शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है और इसकी मियाद 1 महीने की हो सकती है। इस सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडीए सरकार शीतकालीन सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है। इसमें जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस राशि की सीमा 7,000 रुपये प्रति महीने करने की मंजूरी दे दी है। पहले ये सीमा 3500 रुपये थी। पीटीआई के मुताबिक कैबिनेट ने इसके लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें बोनस पाने के लिए वेतन की सीमा मौजूदा 10,000 प्रति महीना से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा कारोबारी विवादों के तेज निपटारे के लिए कैबिनेट ने 2 अध्यादेशों को भी सहमति दी है। इसमें सुलह अधिनियम और वाणिज्यिक कोर्ट से जुड़े अध्यादेश शामिल हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को तुरंत स्थानीय निकाय के चुनाव करने के आदेश दिए हैं और नगरीय निकाय चुनाव पर फिलहाल स्टे लगाने की गुजरात सरकार और राज्य चुनाव आयोग की अपील ठुकरा दी है। कोर्ट ने सरकार के बदलाव को गैर संवैधानिक करार दिया। इसमें पहले सरकार ने पंचायती कानून में बदलाव और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्यपाल को रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर स्थानीय चुनाव टाल दिए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुलिस को इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन पर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। दिल्ली में आज पुलिस के 2 संस्थानों के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने देश में घटती सहनशीलता पर भी चिंता जाहिर की। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय पुलिस फाउंडेशन और भारतीय पुलिस संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश में घटती सहनशीलता पर चिंता जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस को देखकर लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए। एक जनता के बीच कॉमन मैसेज में जो एक सेंस ऑफ फियर कभी कभी पुलिस को देखने से जो पैदा होता है, यह सेंस ऑफ फियर समाप्त होना चाहिए और पुलिस को देखने के बाद लोगों के मन में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पुलिस के साथ लोगों को भी मानसिकता बदलने की सलाह दी। एक तरफ तो बोलता है कि आपका कानून ज्यादा सख्त हो गया, टू मच हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। दूसरा तरफ बोलता है कि कानून और मजबूत बनाओ। It's not a question of law. It's not a question of legal provisions. It's the mindset and which how and we implement the whole thing. We are very good in criticizing others. We don't accept. दोनों संस्थानों में से भारतीय पुलिस फाउंडेशन पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए रणनीतिक सुझाव देगा। इससे स्मार्ट पुलिसिंग में मदद मिलेगी। वहीं भारतीय पुलिस संस्थान अधिकारियों के लिए नए तरीकों के साथ ही अध्ययन और अनुसंधान का काम करेगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस अगले 1 दशक में आपसी व्यापार को तिगुना करेंगे। मॉस्को में रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब $10 अरब का सालाना व्यापार होता है।
इसे 2025 तक $30 अरब तक ले जाने का प्रस्ताव है। दोनों देश आपसी निवेश को अगले 10 साल में बढ़ाकर $15 अरब तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने पिछले साल $9.5 अरब का व्यापार किया। भारत ने $3.17 अरब का निर्यात किया और $6.34 अरब का आयात हुआ है। Russia can be an even bigger partner in India's development process as a source of technology, machinery, equipment and know-how, which are all Russia's major strengths. श्रीलंका में युद्ध अपराधों पर बने जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गृह युद्ध के दौरान सेना पर लगे आरोपों को सही माना है। आयोग ने 178 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि सेना के कुछ अधिकारियों और जवानों ने गृह युद्ध के अंतिम दौर में ऐसे काम किए जो कि युद्ध अपराधों के दायरे में आते हैं। सेना निवृत्त न्यायाधीश मैक्सवेल परानागमा ने युद्ध अपराधों के आरोपों की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट मंगलवार को श्रीलंका की संसद में रखी गई। आयोग ने एक अलग युद्ध अपराध विभाग बनाने और निष्पक्ष जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की भूमिका की सिफारिश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं। आज अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात भी हुई। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परमाणु सुरक्षा के मसले पर बातचीत हुई। गुरुवार को नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ परमाणु करार की संभावना को खारिज कर चुका है। इधर पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के कल दिए बयान से भी पाकिस्तान घिर गया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का निर्माण भारत के साथ युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए किया है। और नवरात्रि के आखिरी दिन आज मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ ही हवन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और जाते जाते अब आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम गुंटूर जिले के गांव में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत 4 से 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये राशि पिछले साल घोषित 10 करोड़ की राशि से अलग है। नायडू ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर को तकनीकी खामी के चलते बांद्रा कुर्ला परिसर में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। हालांकि बाद में तकनीकी खराबी दूर होने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सफल रहा। कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ सुबह 7:45 पर शुरू हुई। इन इलाकों में सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। BSF ने जम्मू कश्मीर से लगी पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। BSF के मुताबिक सीमा के नजदीक अब भी आतंकियों को ट्रेनिंग और दूसरी मदद मुहैया कराई जा रही है और पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। असम के उदालगिरी जिले में सुरक्षा बलों ने उल्फा के एक उग्रवादी को मार गिराया। सेना और पुलिस की साझा टीम ने उत्तर बोरबखुरी गांव में ये कार्रवाई की। मुठभेड़ की जगह से पिस्तौलें, एक हथगोला और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने यश भारती अवार्ड के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इसे दान में देने की अपील की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यश भारती पुरस्कार हासिल करने वाले लोगों को 50,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी। अच्छी बढ़त के बावजूद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 19 अंकों की गिरावट के साथ 27,287 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 8,251 पर बंद हुआ।